नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस सबक की जो कि इंसानियत को आज से 78 साल पहले मिला था। आज से 78 साल पहले 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। इससे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर यह हमला हुआ था। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की दास्तां सुनाएंगे जिसने पहले हिरोशिमा और फिर 3 दिन बाद नागासाकी में तबाही का ये मंजर झेला, लेकिन दोनों ही बार मौत को मात देकर जिंदा बच गया। नागासाकी के सुतोमू ऐसे शख्स थे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हमले के दौरान दोनों बार एटमी हमले के ग्राउंड जीरो के 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो सही सलामत बच गए और आने वाले कई दशकों तक दुनिया को तबाही के मंजर में पनपी चमत्कार की ये कहानी सुनाते रहे। Came tremendous flash. It's like 1,000 lightning at the same time. Then came tremendous explosion. We heard many things flying over our body. Then, all of a sudden, it's total silent. अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के प्लेन ने हिरोशिमा पर बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। इस बम 20,000 TNT से ज्यादा की ताकत जापान ने पर्ल हार्बर से इस तबाही की शुरुआत की थी। हमने उन्हें कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाकर बदला ले लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह ठीक 8:15 पर जापान के हिरोशिमा में दुनिया का पहला परमाणु बम फटा। ठीक 1 मिनट बाद यानी 8:16 पर जापानीज ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टोक्यो कंट्रोल ऑपरेटर ने नोटिस किया कि हिरोशिमा स्टेशन ऑफ एयर हो गया है। उसने दूसरी टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल कर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। उस वक्त टोक्यो में बैठे उस ऑपरेटर समेत सारी दुनिया में कोई नहीं जानता था कि 8:15 से 8:16 के बीच हिरोशिमा स्टेशन जैसी किसी चीज का अस्तित्व धरती से खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि टोक्यो से कोई 11,000 किलोमीटर की दूरी पर वॉशिंगटन डीसी में बैठे चंद लोगों के अलावा खुद परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर को भी इस महासंहार की भयावहता का अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा था तो सिर्फ उन्हें जिन पर ये कहर टूटा था। The house came घर के बाहर विशालकाय आकृति की कुछ चमकदार चीज दिखाई दी, जैसे हजारों प्रकाश एक साथ जल रहे हो। वो बहुत शक्तिशाली था। मेरी माँ ने अपने बॉडी से मेरे बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया था। तभी बहुत विशाल विस्फोट हुआ। फिर हमने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर से उड़ते हुए महसूस किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। Many things flying over our body. 6 अगस्त 1945 की सुबह मारियाना द्वीप से उड़ान भरकर अमेरिकी बमवर्षक विमान एलोना गे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा और चंद सेकंड में दुनिया का पहला परमाणु बम गिरा दिया गया।
43 सेकंड हवा में रहने के बाद लिटिल बॉय फट गया। मशरूम के शेप में एक बड़ा आग का गोला उठा और आसपास का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया। 70,000 से ज्यादा लोग चंद मिनटों में मारे गए। इनमें से कई लोग तो जहां थे वहीं भाप बन गए। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि इंसान की इजाद किए इस प्रलय के बीचों बीच रहकर भी कुछ लोग जिंदा बच गए। इतने भयानक और विध्वंसक विस्फोट के बेहद नजदीक होकर भी इन लोगों का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिरोशिमा के विध्वंस से बचकर लौटे ऐसे ही मिरेकल मैन थे सोतोमू यामागुची। नागासाकी के रहने वाले नॉटिकल इंजीनियर यामागुची 1945 में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए 3 महीने से हिरोशिमा में काम कर रहे थे। 5 अगस्त को ऑफिस में उनसे कहा गया कि अब उनका काम यहाँ पर खत्म हो गया और वो अपने घर नागासाकी जा सकते हैं। 6 अगस्त की सुबह यामागुची अपने 2 साथियों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि वो कोई सामान छोड़ आए हैं। वो अपने साथियों को छोड़ सामान लाने के लिए वापस जाने लगे। 8:15 बजे के आसपास उन्होंने एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान को शहर के ऊपर उड़ते हुए देखा। इसी दौरान यामागुची ने विमान से एक छोटी सी चीज को पैराशूट के साथ गिरते देखा। अचानक आसमान से आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी फैली और फिर अचानक हुआ एक जोरदार धमाका। धमाके के साथ ही जैसे कोई बवंडर उठा और यामागुची पास मौजूद आलू के खेत में जा गिरे। वो उस वक्त ग्राउंड जीरो से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। इस हादसे के कई साल बाद यामागुची ने 6 अगस्त को हुए धमाकों की बातों को दुनिया के साथ साझा किया। यामागुची ने बताया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा था और ज्यादा कुछ नहीं देख सका। मैंने जब पैर चलाने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि चल रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया और फिर मुझे यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मेरा चेहरा और बाहें पूरी तरह जल गई थी और दोनों कान के पर्दे फट गए थे। अचानक मुझे अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाईं बाह पर भयानक गर्मी महसूस हुई। मैं बेहोश होने लगा। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। मैंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी जान लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर मैं उसके तने के नीचे बैठ गया। तब तक मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए मैं तरस रहा था। उस रोज परमाणु बम के विस्फोट ने हिरोशिमा में सुबह के सूरज को लगभग धुंधला करने जितना धूल और मलबा हवा में उड़ा दिया था। चश्मदीदों ने सफेद धुएं के एक गुबार को 3000 फीट तक उठते देखा, जो मशरूम के आकार के बादल जैसा था। अगले दिन यानी 7 अगस्त की सुबह यामागुची मित्सुबिशी शिपयार्ड के पास पहुंचे, जहां उन्हें मित्सुबिशी में काम करने वाले उनके 2 और साथी मिले, जो किसी तरह परमाणु विस्फोट में बच गए थे। यामागुची साथियों के साथ नागासाकी की ट्रेन पकड़ना चाहते थे। स्टेशन जाने वाले रास्तों पर परमाणु बम से मची तबाही बिखरी हुई थी। कई जगहों पर आग भी लगी हुई थी। इमारतों और सड़कों पर जली और पिघली हुई लाशें पड़ी हुई थी। चलने के लिए जगह भी नहीं थी। कई पुल मलबे में तब्दील हो गए थे। पूरा शहर मानो धूल से सना पड़ा था। स्टेशन पहुंचने पर वो जले हुए, परेशान और हैरान यात्रियों से भरी एक ट्रेन में चढ़े और अपने घर नागासाकी के सफर पर निकल पड़े। लेकिन उस वक्त यामागुची नहीं जानते थे कि जिस मुसीबत से बचकर वो नागासाकी जा रही हैं, वो उनका पीछा करते हुए नागासाकी पहुंचने वाली थी। 8 अगस्त 1945 की सुबह यामागुची नागासाकी पहुंचे। नागासाकी पहुंचकर वो एक अस्पताल में गए। अस्पताल में जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो उनका स्कूल के जमाने का दोस्त था। लेकिन यामागुची के हाथ और चेहरा आग की वजह से इतनी बुरी तरह से झुलस गए थे कि बचपन का दोस्त भी यामागुची को पहली बार में पहचान नहीं पाया। और तो और हिरोशिमा के हमले में उनका चेहरा इतना खराब हो गया था कि घरवाले भी उनका चेहरा पहचान नहीं पाए थे। बुखार में तपते और पट्टियों में लिपटे यामागुची जब घर लौटे तो मां ने उन्हें भूत समझ लिया और डर गई। जरा सोचिए कि मौत को इतने करीब से देखने के बाद यामागुची की हालत कैसी होगी। और अभी तो असली खतरा आना बाकी था।
धमाके ने हमें हैरान कर दिया। हम छुपने की जगह पर चले गए। सब सोच रहे थे आखिर ये क्या हुआ। हमें लगा शायद किसी ईंधन टैंक पर बमबारी हुई है। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसी भीषण तबाही की क्या वजह थी। न तो परमाणु बम को बनाने वाले, न उसे गिराने वाले और न ही उसका भयानक विध्वंस और दंश झेलने वाले ही उस वक्त तक ये समझ पा रहे थे कि आखिर हिरोशिमा में ये हुआ क्या है। उस वक्त मौजूद पीढ़ियां 4 साल तक चले पहले विश्व युद्ध की तबाही देख चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध भी 5वें साल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने पहली बार देखा था। 6 अगस्त की बॉम्बिंग को 72 घंटे बीत चुके थे। जापान में भी अभी भी अफरा तफरी और दहशत का आलम था। तबाही के मलबे के बीच से लोग जिंदगी के टुकड़े समेटने की कोशिश कर रहे थे। 9 अगस्त की सुबह यामागुची अपने घर पर थे। सोकर उठे तो हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल पाएं। बावजूद इसके वो नागासाकी के मित्सुबिशी ऑफिस पहुंचे। दरअसल कंपनी के डायरेक्टर ने उनसे हिरोशिमा पर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। नौ अगस्त की सुबह लगभग 11 बजे उन्होंने डायरेक्टर को 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम की कहानी सुनाना शुरू किया। यामागुची जैसे जैसे कहानी सुना रहे थे, 3 दिन पहले का मंजर उनकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन बाकी दुनिया की तरह यामागुची के डायरेक्टर को भी उनकी बताई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने यामागुची से कहा कि तुम पागल हो गए हो, भला एक बम पूरे शहर को कैसे तबाह कर सकता है। दरअसल उस वक्त तक परमाणु बम जैसी चीज के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यामागुची अभी उन्हें समझा ही रहे थे कि तभी बाहर एक बार फिर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी होती है। फिर बवंडर जैसा उठा और ऑफिस की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। यामागुची कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर पड़े। ये फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम था, जिसे 9 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर गिरा दिया था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में नागासाकी पर गिराया गया बम ज्यादा शक्तिशाली था। फैटमैन नाम के इस बम में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हुआ था। प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियर फिजन से हुए परमाणु विस्फोट में 21,000 TNT जितनी ताकत का धमाका हुआ था। परमाणु बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई थी। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे तक उड़ गए थे। हमले में 40,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई। वहीं रेडिएशन से घायल हुए 30,000 लोगों की कुछ महीने बाद मौत हुई। विस्फोट से उपजी रोशनी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रही, लेकिन उससे पैदा हुई हीट ने ग्राउंड जीरो और आसपास मौजूद लोगों की त्वचा को 3rd डिग्री बर्न से जला दिया था। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के ढांचे के अलावा कुछ नहीं बचा था। बम के एपिसेंटर से 1 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र की चीजें भाप बनकर उड़ गई थी। यामागुची ने इस पल को याद करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मशरूम वाला बादल हिरोशिमा से मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन कमाल देखिए कि नागासाकी में गिरा परमाणु बम भी यामागुची का कुछ बिगाड़ नहीं सका। दरअसल पहाड़ी इलाका होने की वजह से यामागुची के ऑफिस पर विस्फोट का उतना असर नहीं हुआ था। ये इलाका उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था जहां परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, लेकिन परमाणु बम का इतना असर जरूर हुआ कि यामागुची के घावों पर जो पट्टियां बंधी थी वो उड़ गईं। बावजूद इसके वो बच गए। यानी 3 दिन में दूसरी दफा परमाणु बम के केंद्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद यामागुची की जान बच गई, वो भी दूसरी बार। यानी एक तरह से ये उनका तीसरा जन्म था। परमाणु विध्वंस के बीच से जिंदा बच निकलने की ऐसी ही कहानी है सुनाओ त्सुबोई की। 1945 में सुनाओ त्सुबोई 20 साल के थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 6 अगस्त को त्सुबोई कॉलेज के लिए निकले थे। इसी दौरान वो विस्फोट की चपेट में आ गए। इससे उनका पूरा शरीर झुलस गया।
विस्फोट के बाद वो बेहोश हो गए। बमबारी के 40 दिन बाद सुनाओ होश में आए और उस वक्त तक युद्ध खत्म हो चुका था। परमाणु बम हमले में फैले रेडिएशन के साइड इफेक्ट की वजह से उन्हें सालों तक कैंसर और दूसरी बीमारियों को झेलना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर वक्त तो अस्पताल में ही बिताया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद सुनाओ त्सुबोई ने अपना पूरा जीवन परमाणु हथियारों के खात्मे के अभियान को समर्पित कर दिया था। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2016 में हिरोशिमा की अपनी ऐतिहासिक यात्रा की तो उन्होंने त्सुबोई से मुलाकात की थी। चमत्कार की ऐसी कहानी शिगेकी मोरी की भी है। 2016 में ओबामा की हिरोशिमा यात्रा के दौरान शिगेकी और ओबामा के गले लगने की इन तस्वीरों ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा था। परमाणु हमले के दौरान शिगेकी केवल 12 साल के थे। हमले के वक्त वो एक पुल पर मौजूद थे। विस्फोट के असर के चलते वो पुल से छिटककर नदी में जा गिरे थे। विस्फोट के बाद कुछ समय तक गहरे पानी में होने के चलते उनकी जान बच गई। सुनाओ त्सुबोई की तरह ही शिगेकी ने भी अपनी पूरी जिंदगी परमाणु हथियारों के खात्मे और इसके पॉजिटिव इस्तेमाल पर समर्पित कर दिया। चमत्कार की ये कहानियां आज भी इंसानों को परमाणु हमलों और विश्व युद्ध से मिले सबक की याद दिलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्ध एक छोटा सा शब्द है जिसे बहुत ही आसान और सहजता के साथ बोल दिया जाता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन इस छोटे से युद्ध में छुपा विनाश इतना विशाल होता है कि इसका असर आने वाली नस्लों तक को भुगतना पड़ता है। 1945 की उस तबाही ने सारी दुनिया को चेता दिया कि शायद ईश्वर की बनाई दुनिया को खत्म करने का सामना अब इंसानों ने सामान बना लिया है। इस घटना ने आने वाले सालों में दुनिया को काफी बदला। हालांकि अमेरिका को बदलने में 7 दशक लग गए। परमाणु हमले के पूरे 71 साल बाद 2016 में अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जापान के जख्मों पर मरहम लगाने हिरोशिमा मेमोरियल पहुंचा। इस मौके पर बराक ओबामा ने कहा था कि ऑन दैट डे डेथ फेल फ्रॉम स्काई एंड टॉट अस अ लॉट। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की कहानियां इंसानियत के लिए कभी ना भुलाए जा सकने वाले सबक की तरह है। It's a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. पर्ल हार्बर की आग में तिलमिलाए अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने और जापान को घुटनों पर लाने की ऐसी जल्दी थी कि उसने पहले परमाणु बम के सफल परीक्षण के 3 हफ्ते बाद ही जापान पर परमाणु हमला कर दिया। एक के बाद एक हुए इन हमलों में जापान में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। परमाणु हमले और जापान के सरेंडर के लगभग 2 महीने बाद अक्टूबर 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति के बुलावे पर एटम बम के आविष्कारक ओपेनहाइमर उनसे मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान ओपेनहाइमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट को ओपेनहाइमर की बात पसंद नहीं आई और उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा कि मुझे बच्चों की तरह रोने वाले इस इंसान से दोबारा नहीं मिलना है। जापान को परमाणु युद्ध की आग में झुलसाने और व्हाइट हाउस में हुई इस घटना के पूरे 71 साल बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जापान को दिए इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पहुंच सका था। 2016 के इस ऐतिहासिक दौरे में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा हिरोशिमा मेमोरियल पहुंचे थे। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवर्स से मुलाकात की। ये पहली बार था जब दुनिया को एटॉमिक हमले की भयावह तस्वीर दिखाने वाले अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने एटॉमिक हमले झेलने वाले जापान की धरती से परमाणु अप्रसार की बात की थी। दुनिया इस बात को भूली नहीं थी कि ये वही अमेरिका है जो जापान पर 2 परमाणु बम गिराने के बाद भी थमने वाला नहीं था। अगर जापान 14 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन ये बात दुनिया के सामने काफी सालों बाद जाहिर हुई थी। परमाणु बम के आविष्कार, विध्वंस और उसके बाद तबाही से जुड़ी ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को मालूम है।
मसलन परमाणु हमले के लिए जापान के जिन शहरों का नाम लिस्ट में शामिल था, उनमें कहीं नागासाकी का नाम नहीं था, बल्कि शुरुआत में उस लिस्ट में जापान के खूबसूरत, ऐतिहासिक और समृद्ध शहर क्योटो को रखा गया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों का मानना था कि शहर जितना समृद्ध होगा, परमाणु बम से होने वाली तबाही उतनी ही स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन क्योटो में मित्र राष्ट्रों के युद्धबंदियों का एक कैंप मौजूद था, जिसमें इन देशों के सैन्य अधिकारी और जवान कैद थे। ऐसे में क्योटो पर परमाणु हमला होता तो इनके मारे जाने की आशंका भी रहती, सो क्योटो को लिस्ट से निकाल दिया गया था। इसी तरह बहुत बाद में ये बात सामने आई कि परमाणु हमले के दौरान हिरोशिमा के 90% डॉक्टर मारे गए थे। इस कारण घायलों का जल्द इलाज संभव नहीं हो पाया था। बताया जाता है कि कनेर का ये फूल परमाणु हमलों के कई साल बाद हिरोशिमा की धरती पर खिलने वाला पहला फूल था। ये हिरोशिमा का राजकीय फूल है। इतिहास बार बार इंसानों को ये समझाने की कोशिश करता है कि कुदरत ने ये धरती इंसानों को सौंपी ताकि हम इसे और खूबसूरत बना सकें। किसी युद्ध को धर्म युद्ध या शांति युद्ध का नाम देकर हजारों हत्याओं के पाप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। 78 साल बाद जापान की धरती पर खिला ये कनेर इंसानों को यही संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।